व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी देकर भारत की गुलामी को जस्टिफाई करने वाले वेस्टर्न वर्ल्ड ने जब सभ्यता का नाम भी नहीं सुना था और जब दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में शामिल इजिप्ट और मेसोपोटामिया के लोग जब फराव की पूजा और पुनर्जन्म में उलझे थे, तब एक ऐसी सभ्यता पनप रही थी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी थी, जहां की एडवांस टाउन प्लानिंग आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देती है, जहां 2 स्टोरी बिल्डिंग, अटैच और पब्लिक वॉशरूम, पोर्ट, सीवेज, स्विमिंग पूल और जाने क्या क्या था। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ये सभ्यता पनप रही थी उस देश में जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड सपेरे और मदारियों का देश कहकर डिग्रेड करने की कोशिश करता था। हमें यकीन है अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे एडवांस और साइंटिफिक सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे भारत में दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात हो और हड़प्पा सभ्यता का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसका राइज एंड फॉल दोनों ही किसी रहस्य से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सभ्यता ने अर्बनिज्म, साइंस एंड आर्किटेक्चर के ऐसे स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए जो आज भी इंजीनियर्स के लिए हैरानी का विषय बने हुए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है वो सच जो इस सभ्यता के राइज से जुड़ा हुआ है कि आखिर सपेरों और मदारियों के देश कहे जाने वाले भारत में इतनी एक्सीलेंट सिविलाइजेशन का जन्म हुआ तो हुआ कैसे। क्या अंग्रेजों का कहना सच है कि ये सभ्यता भारतीय थी ही नहीं, बल्कि इसे तो मेसोपोटामिया से आए लोगों ने बसाया था? या फिर सच है बाल गंगाधर तिलक की बात कि ध्रुवीय प्रदेशों से आने वाले लोगों ने इस सभ्यता की नींव भारत में रखी थी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्य ही थे इस सभ्यता के जनक? मगर अफसोस आज भी इतनी प्रगति के बावजूद कोई इस नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है कि आखिर ये सभ्यता दुनिया में आई तो आई कैसे। हालांकि चाहे जो भी हो, हर किसी की अपनी व्याख्या है, मगर दावे के साथ आज तक ये नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पा सभ्यता आखिर अस्तित्व में आई तो आई कैसे। वैसे अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। साथ ही ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब तक इस सभ्यता के 1022 से ज्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके 406 से ज्यादा स्थल तो पाकिस्तान में हैं, जबकि 616 भारत में हैं। हालांकि ये सभ्यता इतनी बड़ी थी कि इतने साल बाद भी इसकी पूरी खोज नहीं हो पाई। न जाने आज भी धरती के गर्भ में कितने सारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, शुद्ध कांगडोर जैसे नगर दबे हुए हैं जो कभी न कभी बाहर जरूर आ जाएंगे। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई। फिलहाल हम सिंधु घाटी सभ्यता पर वापस आते हैं। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और हमारी खोई हुई महानता की इस अमेजिंग ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। अगर इस महान सभ्यता की खोज की बात की जाए तो 1920 के दशक में ये पहली बार सामने आई थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडरों को खोजा था। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं में फैली हुई थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। 1920 का दशक खोई हुई महानता को उजागर करने वाला साबित हुआ और इसके बाद ये सभ्यता दुनिया के सामने आ गई। तभी तो आज हड़प्पा सभ्यता के अवशेष दुनिया भर के संग्रहालयों में सजे हुए हैं, जो आज भी इस सभ्यता की कहानी कहते नजर आते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे इस महान सभ्यता का जन्म हुआ था। यहाँ के लोग इतने एडवांस थे कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसके बारे में इन्हें जानकारी ना हो, मगर हमें इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आज तक हम उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पाए हैं। जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में हम इतना इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां की लिपि को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। अगर हम उनकी लिपि को पढ़ पाते तो शायद आज हमें उनके बारे में भी ज्यादा जानकारी होती। अगर बात की जाए इस सिविलाइजेशन की तो ये लोग एग्रीकल्चर के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ गेहूं, जौ, कपास तक की खेती होती थी। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि 5000 साल पहले भी यहाँ कपास के ऐसे कपड़े बनते थे जो आज भी दिखाई दे जाते हैं।
यही नहीं, इनके पास सिंचाई की एडवांस तकनीक भी थी। यहाँ के लोग केवल किसान नहीं थे, बल्कि कुशल व्यापारी, शिल्पकार और इंजीनियर भी थे। इसका पता यहाँ के शहरों की संरचना को देखकर लगता है। वास्तव में ये काफी हैरान करने वाली बात है कि 5000 साल पहले भी लोग इतने उन्नत कैसे हो सकते थे। वैसे तो ये पूरी सभ्यता ही विशेष थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी इनका अद्भुत शहरीकरण। एक्चुअल में ये दुनिया के पहले नियोजित शहरों में से एक था, या फिर यूं कहें कि ये दुनिया का पहला नियोजित शहर हुआ करता था। इन शहरों की योजना इतनी उत्कृष्ट थी कि आज भी इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। सीधी और चौड़ी पक्की सड़कें थीं और घर भी पक्के बने हुए थे। सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ की उन्नत सीवेज प्रणाली। जहाँ आज मॉडर्न तकनीक से बसे हमारे शहर भी एक तगड़ी बारिश को झेल नहीं पाते और पानी लोगों के घरों तक घुस जाता है, वहीं हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं होता था। 5000 साल पहले भी पानी की निकासी इतनी बेहतरीन थी कि कई आधुनिक शहर उनके सामने आज भी फीके पड़ जाते हैं। यही नहीं, ये लोग इतने हाइजीनिक थे कि उनके खुद के घर में प्राइवेट वेल एंड बाथरूम तक हुआ करता था, जिससे पता चलता है कि ये लोग साफ सफाई और स्वास्थ्य पर कितना ध्यान देते थे। मगर सोचने वाली बात है कि इतने पुराने समय में भी ये लोग इतने समृद्ध कैसे थे। आखिर इतने उन्नत शहरों को बसाने के लिए उनके पास पैसा आया तो आया कहां से? तो हम आपको बता दें कि उस दौर में भारत इंटरनेशनल ट्रेड का रूट हुआ करता था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं के साथ थे। एक्चुअल में इन सभी विदेशी बाजारों तक पहुंचने का रास्ता सिंधु घाटी से ही गुजरता था, जहां पर वो कीमती पत्थर, तांबा, सोना और कपास तक का व्यापार करते थे। यही नहीं, हड़प्पा के व्यापारियों ने व्यापार की कई नई नई पद्धतियों का भी आविष्कार किया था। जहां हड़प्पा के बहुत साल बाद आने वाले वैदिक काल में सिक्के और मुद्राएं देखने को भी नहीं मिलती थीं, वहीं हड़प्पा सभ्यता के व्यापारियों ने ट्रेडिंग रूल्स को बहुत ही समझदारी से लागू किया था। इसका परिणाम आज भी उनकी मुद्रा और मोहरें देती हुई नजर आती हैं। इन्हें देखकर लगता है कि सिंधु घाटी के लोग ग्लोबल ट्रेड के संस्थापक थे। मगर चाहे आज की बात हो या प्राचीन काल की, कोई भी सभ्यता बिना किसी धर्म और संस्कृति के तो चल ही नहीं सकती। तो क्या हड़प्पा सभ्यता का भी कोई धर्म था? हम आपको बता दें, हड़प्पा के लोग प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। इसका अंदाजा आप यहाँ की पूजन पद्धति से लगा सकते हैं। उनके धार्मिक विश्वासों में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान था, मगर उनका धर्म बाकी सिविलाइजेशन की तरह नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां उनके टाइम पीरियड की सभ्यताएं जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर दिखाई देते थे, वहीं हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। हालांकि यहाँ पर मूर्ति पूजा के संकेत मिलते हैं, जैसे पशुपति और मातृ देवी की मूर्तियां जो जगह जगह देखने को मिल जाती हैं। यहाँ मातृ देवी की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली हैं, इसलिए कुछ विद्वान हड़प्पा को मैट्रियार्कल सिविलाइजेशन भी मानते हैं। खैर, वो एक अलग बात है, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम लोग उनकी लिपि को पढ़ ही नहीं पाए हैं। दरअसल हड़प्पा सभ्यता की लिपि और लेखन आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी लैंग्वेज उस दौर की बाकी सिविलाइजेशन की तरह नहीं थी। असल में हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने एक अनोखी लिपि विकसित की थी, जिसे सिंधु लिपि कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज के बावजूद हजारों साल के बाद भी हम इस लिपि को पढ़ने में पूरी तरह असमर्थ हैं, क्योंकि ये मिस्टीरियस साइंस एंड सिंबल से बनी हुई है। मगर उनकी मोहरें हमें इस सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहर की झलक देती हैं। इनकी मोहरों पर बिजनेस, रिलीजियस सिंबल्स एंड सामाजिक जीवन के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंटर हैं, लेकिन इसके बारे में बाकी की चीजें आज भी अज्ञात है। वैसे अगर हम इस लिपि को पढ़ पाएं तो शायद हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी अच्छे से जान पाएंगे। मगर सोचने वाली बात है, जब ये सभ्यता इतनी ही उत्कर्ष और यूनिक थी, जिसके पास में खुद की लिपि ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर, साइंस और ट्रेड सब कुछ था, तो आखिर इस सभ्यता का पतन कैसे हो गया? वास्तव में आज तक भी ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि ऐसी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सोचने वाली बात है कि क्या यह सभ्यता किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार बन गई थी, या फिर कोई युद्ध हुआ था,
या किसी दूसरे देश ने इस सभ्यता पर आक्रमण करके इसका विनाश किया था। हालांकि इस पर बहुत सारी थ्योरीज है, जिनमें एक्सपर्ट अपनी अपनी अलग अलग बातें कहते नजर आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये सभ्यता बाढ़ या भूकंप का शिकार बन गई थी, जिसकी वजह से इसका अंत हो गया। हालांकि अगर बात की जाए इस सभ्यता के अंत की थ्योरीज की, तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी, जिससे न केवल इनकी फसलों को पानी मिलता था, बल्कि व्यापार भी इन्हीं नदियों के माध्यम से होता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन नदियों का मार्ग बदल गया, जिसके कारण इस सभ्यता का भी अंत हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नदियों की वजह से बाढ़ आ गई होगी, जिसने यहाँ बसे शहरों का विनाश कर दिया और यहाँ के लोग बसे हुए शहरों को छोड़कर कहीं दूर जाने पर मजबूर हो गए। वैसे हम आपको बता दें कि यहाँ के कई शहरों से बाढ़ के प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन कोई भी प्रमाण इतना ठोस नहीं है जिससे ये निश्चित रूप से कहा जा सके कि लोगों के यहाँ से जाने का मेन रीजन केवल बाढ़ ही थी। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि इस सभ्यता का अंत भूकंप की वजह से या जलवायु परिवर्तन के कारण आए जल संकट के कारण हुआ होगा, मगर उनकी मोहरें और अवशेष आज भी हमें इस सभ्यता के उत्थान और पतन की कहानी बयां करती नजर आती हैं, जो पूरी तरह से आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं, जिससे साबित होता है कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता केवल अतीत का कोई अध्याय नहीं है, बल्कि ये आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हुए नजर आती है। जिनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसकी हमें आधुनिक समय में बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि रूल्स ऑफ हाइजीन, बिजनेस एंड सोसाइटी के साथ साथ शहरी योजना। हालांकि ये सभी पहलू हड़प्पा सभ्यता ने 5000 साल पहले स्थापित किए थे, मगर ये आज भी प्रासंगिक हैं। हम अपने आधुनिक जीवन में इन सिद्धांतों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन साथ ही डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें इस बात की याद दिलाता है कि हार्मनी विद नेचर बनाए रखना कितना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम धरती के नियमों का पालन करेंगे हमारी सभ्यता फलती फूलती रहेगी, लेकिन अगर हमने प्रकृति को इग्नोर किया तो सभ्यता का अंत हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता भी तब तक फलती फूलती रही जब तक वो प्रकृति को पूजते रहे, मगर जैसे ही यहाँ के लोगों ने अपने आप को सर्वोच्च मानकर प्रकृति से ध्यान हटाया, इसका पतन हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।